दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहे बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र था कि वे कहाँ के थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शरीर अब दिल्ली की इस बरियल ग्राउंड का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने मरहूम पिता का शव सीवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा नहीं मिल सकी। उनके पिता को सीवान का सुल्तान कहा जाता था, पर दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया और वो यहीं तिहाड़ जेल में बंद थे। कहीं दूर लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के जाने का शोक मना रहे थे। आखिर वह उनके भरोसेमंद सहयोगी थे। लालू कहते थे कि यह उनका निजी नुकसान था। 2016 में खतरनाक डॉन और आरजेडी के सांसद शहाबुद्दीन सीवान गए थे। उस दौरान एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सांस इज लेस एंड वर्क इज मोर, यानी उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कोविड-19 के शिकार शहाबुद्दीन की 1 मई को दिल्ली में मौत हो गई थी। इसके 4 दिन बाद भी उनके गांव में कईयों के घर खाना नहीं बना। उनके लिए यह एक युग के खत्म हो जाने जैसा था। एक तरफ गुस्सा और मायूसी थी, दूसरी ओर राहत और जीत का आलम था। ये इस पर निर्भर था कि आप किससे बात कर रहे थे, लेकिन हर आदमी यही कहेगा कि शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वो भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साये में पलने फूलने वालों के लिए मसीहा। आप चाहें तो इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं। शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि लोग उनके बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। शायद अब उनकी विरासत की बागडोर उन्हें थमाई जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि इसे संभालना काफी मुश्किल काम होगा। आखिर क्या किया था इस शख्स ने जिसकी वजह से इसको ऐसा दर्जा, मान और सम्मान दिया गया था? चलिए अब जरा उनके बारे में जानते हैं। शहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। वो अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन वो और भी बहुत कुछ थे। सीवान में पले बड़े मेहताब आलम अब आरजेडी में शामिल हो गए। अपने घर में लगे शहाबुद्दीन और लालू यादव के पोस्टर्स को देखते हुए वो पुरानी बातों को याद करते थे। 2009 में मेहताब की मुलाकात शहाबुद्दीन से गया जेल में हुआ करती थी। वो शहाबुद्दीन के लिए किताबें लेकर जाते थे। मेहताब कहते हैं कि शहाबुद्दीन खूब पढ़ा करते थे। वह राजनीति विज्ञान में पीएचडी थे। 33 साल के आलम शहाबुद्दीन को एक ऐसे शख्स के तौर पर जानते थे जो अंदर से बड़े स्टाइलिश थे। मेहताब आलम की याद में एक चीज जो बरकरार है वो ये है कि शहाबुद्दीन जहाँ भी जाते थे उनके साथ जेल मैनुअल और संविधान जरूर हुआ करता था। शायद प्रतापपुर में शहाबुद्दीन की मूर्ति लगे, लेकिन उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर उनके बारे में जो लिखा है वह उनके बारे में सिवाय फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन शहाबुद्दीन जैसा शख्स सिर्फ फैक्ट्स से बना नहीं होता। रियलिटी में उनकी पूरी शख्सियत का वो सिर्फ एक हिस्सा है। दरअसल इस तरह के लोगों की शख्सियत तमाम तरह के नजरियों, उन्हें देखे जाने के तरीकों, फैसलों और कुछ अनकंफर्टेबल सच्चाइयों को मिलकर बनी होती है। आइए अब जानते हैं कि क्या इन्होंने राजनीति के खेल को सच में बदल कर रख दिया था, या फिर ये सिर्फ एक राजनीति की विसात पर एक प्यादा थे। शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक अलायंस से पैदा हुए शायद सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे। पर कुछ लोगों का कहना था कि बड़े दांव वाली राजनीति की दुनिया में वो एक प्यादा भर थे। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसी हिंसा फैलाई वैसी इससे पहले किसी ने नहीं फैलाई थी। सीवान के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह हमेशा से शहाबुद्दीन के क्रिटिक रहे हैं, लेकिन अगर आज वो जेल से बाहर होते तो सीवान को मेडिकल, ऑक्सीजन और डॉक्टरों की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में आकर मरीजों को देखते, अपने दवाखानों में नहीं बैठे रहते। शहाबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सीवान के लोग हमेशा सोच विचार में फंसे रहेंगे। ये मैनेजमेंट की नाकामी ही है जो किसी शहाबुद्दीन को रॉबिन हुड जैसा बना देती है। आज भी बिहार में सिस्टम विलेन बना हुआ है और लोग यहाँ से भागने को मजबूर हैं। बिहार के लोग अब भी अपने अपने रॉबिन हुड तलाश रहे हैं। मीडिया में हमेशा से ही शहाबुद्दीन की जो छवि पेश की जाती है उसमें कभी ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने कभी भी कम्युनल हिंसा को हवा नहीं दी। लालू के प्रति उनकी वफादारी बिना शर्त रही। शहाबुद्दीन ने लालू को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना। 2 दशक तक सीवान के बेताज बादशाह रहे शहाबुद्दीन। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सीवान के बेताज बादशाह रहे, जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपए तय कर दी थी। इसी के साथ उन्होंने सीवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे CPI-ML से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। सीवान के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, पर लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि जब वो सीवान में होते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा दे। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 90 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन को लीड किया था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने को आंदोलन छेड़ा था, जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में बदल गया।
उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं की मोबिलाइजेशन में लगे थे। इन अभियानों की वजह से बिहार में भागलपुर समेत कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया था। जेल के अंदर से राजनीति की दुनिया में प्रवेश। उसी साल शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह था शेर। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जीरादेई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। अगर आपको ना पता हो तो हम बता देते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी जीरादेई के ही रहने वाले थे। सिवान के डीवीए कॉलेज में पढ़ने के समय से ही शहाबुद्दीन छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए थे। शहाबुद्दीन कोई गरीब परिवार से नहीं आए थे। उन दिनों शहाबुद्दीन के लिए कैंपेनिंग करने वाले लोगों में नन्हे भी शामिल रहा करते थे। जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि शहाबुद्दीन की उम्र कम है। इस पर हमने सिवान में दंगा कर दिया। प्रशासन से पूछा गया कि अगर उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा दाखिल क्यों करने दिया। इस तरह जेल के अंदर से ही उनकी राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामलों, अपहरण और हत्याओं से जुड़े केस में नॉमिनेट होने के बावजूद राजनीतिक प्रोटेक्शन की वजह से वो जेल से अपना विशाल क्राइम सिंडिकेट चलाते रहे। सेक्युलर सांप्रदायिक राजनीति का टकराव और शहाबुद्दीन का उभार। उन दिनों सिवान के हर गली कूचे में शहाबुद्दीन के कटआउट लगे होते थे। सिवान में एक तरह से उन्होंने अपनी एक पैरेलल व्यवस्था बना ली थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की 2001 की एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि आरजेडी सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्शन मिला हुआ था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव थी। इसके बाद शहाबुद्दीन का कहा हुआ ही कानून बनने लगा। इससे चारों ओर उनके इनविंसिबल होने लगे। इससे उनके इनविंसिबल होने का एक औरा छा गया। पुलिस ने शहाबुद्दीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज से आंखें मूंद ली थी। उन्हें सिवान को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी थी। इस वजह से उनकी धौंस चल रही थी। शहाबुद्दीन का इतना आतंक था कि सिवान में कोई भी शख्स उन मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था जिनमें उन्हें एक्यूज बनाया गया था। जिन 2 दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था, उनमें लालू यादव अगड़ी जातियों का सामना करने के अपने फार्मूले पर काम कर रहे थे। मुस्लिम और यादवों के गठबंधन के अपने फार्मूले की बदौलत वह 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इससे पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से कई मुसलमान थे। मुसलमानों का कहना था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा राज्य में कम्युनल माहौल को बिगड़ने से नहीं रोक पाए। इस दौरान लालू यादव ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान देने लगे। लेकिन इसी बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। PUDR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान थे। इस सारी पृष्ठभूमि में राज्य की 17% मुस्लिम आबादी ने JP आंदोलन की ईल्ड और सेकुलर और सोशलिस्ट राजनीति की पैरोकार लालू में अपना संभावित नेता तलाशना शुरू कर दिया। लालू को राज्य की 14% यादव आबादी का समर्थन हासिल था। इस तरह MY मुस्लिम यादव फार्मूला उन्हें 2005 तक बिहार की सत्ता में टिकाए रखा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर इंद्रजीत राय बिहार की राजनीति पर नजर रखते थे। उनका कहना था कि लालू को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया मानो वह सब कुछ हड़पने वाले नेता हों। उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी थी और इसके लिए ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बिहार की राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे अपराध और राजनीति के अलायंस में समाती गई और लालू ने इसकी विरासत अपने हाथ में ले ली। शहाबुद्दीन को मिले संरक्षण ने इस सामाजिक अलायंस की कमजोरियों को उभार दिया। भागलपुर के दंगों की वजह से लालू ने मुस्लिमों को एक ऐसे समुदाय के तौर पर देखना शुरू कर दिया जिसके अंदर कोई बंटवारा नहीं था। इसे उन्होंने एक अखंड समुदाय मान लिया और शहाबुद्दीन जैसे एलिट मुसलमानों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शुरू हो चुका था और मुसलमान पीछे धकेले जा रहे थे। ऐसे में शहाबुद्दीन ने खुद को मुसलमानों के नेताओं के तौर पर पेश किया। तो इस तरह शुरू हुआ शहाबुद्दीन का राजनीति की दुनिया पर राज। इनका सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद भी इनके बहुत से किस्से हैं जिसको देखकर पूरा भारत हिल गया था। अगर आप इनके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।